हेलो, जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग अकेले यार जय हिंद बोलते बोलते तो थक गए। अब तुम लोग कोई रिप्लाई आता नहीं, अकेले जय हिंद बोलना पड़ता है। चलिए, असामान्य आणविक द्रव्यमान पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग। तो असामान्य आणविक द्रव्यमान में हम समझाए थे आप लोग को कि असामान्य आणविक द्रव्यमान में क्या बतलाया था आपको कि किसी भी अनुसंख्यक गुण की सहायता से जब बिले का आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। रोको। तो बिले के असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में आप लोग बतलाए थे कि जब हम लोग किसी भी अनुसंख्यक गुण की सहायता से एमबी का मान, बिले के आणविक द्रव्यमान के मान की गणना करते हैं तो वो वास्तविक नहीं आता है, वास्तविक से थोड़ा अलग आता है। थोड़ा अलग का मतलब है कि या तो वास्तविक से थोड़ा अधिक आएगा या वास्तविक से थोड़ा कम आएगा। ये इसी को जो वास्तविक से जो थोड़ा अलग आ रहा है, इसी मान को हम लोग असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है इतना? पिछले क्लास में भी काफी इस पर चर्चा किए थे। लिखिए आप, जब किसी अनुसंख्यक गुण की सहायता से बिले के आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं तो बिले का आणविक द्रव्यमान का वास्तविक मान तभी आता है जब के बाद आपको ऐसे डैश दे देना है, ऐसे डैश देके और फिर लिखेंगे नीचे पहला पॉइंट। जब के बाद से डैश देके नीचे पहला पॉइंट। विलियन में बिले का न तो संगुणन हो रहा हो और न ही संगुणन से लिखेंगे संगुणन हो रहा हो और न ही विघटन को आप घटन भी बोल सकते हैं, संगुणन को संयोजन भी बोल सकते हैं। संयोजन, ये पहला पॉइंट फुल स्टॉप से खड़ा पाई दे देंगे। दूसरा लिखेंगे विलियन तनु हो और तीसरा पॉइंट लिखेंगे विलियन राउल्ट के नियम का पालन करता हो। चलिए, ये क्या अभी तक पढ़े हम लोग? ये जान रहे हैं कि आणविक द्रव्यमान का गणना जब अनुसंख्यक गुण की सहायता से करेंगे तो वास्तविक आणविक द्रव्यमान तभी ज्ञात होगा। कब ज्ञात होगा? जब ये तीनों शर्त का विलियन पालन करेगा। जैसे पहला कहा गया कि विलियन में जब बिले का कण डाला जा रहा हो, मतलब विलायक से विलियन बनाया जा रहा हो, तो विलेय पदार्थ का न तो संगुणन हो, संयोजन हो और न ही विघटन हो। इसका मतलब क्या है कि न तो बिले कण, जैसे मान लीजिए कि कोई विलायक जल था और इसमें 20 ठो कण डालें जल का, चीनी का C12H22O11 के 20 ठो कण डालें, तो 20 कण डालें तो विलियन बनने पर दो स्थिति होगा, तीन स्थिति। या तो बिले के कण जो 20 डाले चीनी का वो 20 ही रह जाए। दूसरा स्थिति यह है कि या तो 20 से कम, तो कम हो गया, इसका मतलब क्या कि दो कण आपस में जुड़ जाएगा, दो कण आपस में जुड़ गया, दो ये जुड़ गया, दो ये जुड़ गया, तो जब आपस में जुड़ जाएगा तो टोटल कणों की संख्या घट जाएगी, 10 हो जाएगी। और यदि इस कण में से ही विघटन हो जाए तो 20 से अधिक होगा, सब कण टूटने लगेगा, एक कण से 4 कण बनेगा, 1 से 5 बनेगा, तो 80 100 की संख्या में कण हो जाएंगे। तो जब जितना कण डालें
तो बिलियन बनने के बाद कण उतना ही रह जाएगा, तो बोलेंगे कि न तो संगुणन हुआ है, संयोजन हुआ है, और न ही विघटन हुआ है। और यदि कण डालने के बाद 20 कण डाले, बिलियन बना तो हो गया 25, इसका मतलब यह है कि कण का विघटन हुआ है, अपघटन हुआ है। और यदि कण डाले 20 और हो गया 5, हो गया 10, तो समझना यह है कि कणों की संख्या का संयोजन हुआ है, कण आपस में जुड़ गए हैं, इसीलिए उनकी संख्या कम हो गई है। और यही कारण है कि असामान्य आणविक द्रव्यमान होता है। यदि न तो संगुणन होगा और न विघटन होगा तो वास्तविक मान आ जाएगा। और वास्तविक होने के लिए क्या शर्त पड़े? दूसरा कि विलयन तनु होना चाहिए। तनु का मतलब ये तनु विलयन किसको बोलते हैं समझ के रखना है, जिसका सांद्रण 5% तक हो। जिन विलयन का सांद्रण कितना हो, 5% तक रहता है, उसको बोलते हैं तनु विलयन। नहीं 5 से अधिक रहेगा तो सांद्रता बढ़ते जाता है, 5 तक है तो तनु कहलाएगा। 5% मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि यदि 100 ml में 5 ग्राम क्या हो, विलय हो। चलिए इतना क्लियर हुआ। मतलब ये 3 शर्तों का पालन करेगा, तब अगर जो विलयन ऐसा पालन करेगा तीनों शर्तों का, उस विलयन में जब विलय का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो वास्तविक आएगा। लेकिन आपको एक बात बतला दें कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, राउल के नियम का पालन कौन करता है? आदर्श विलयन। और आदर्श कुछ होता है? नहीं होता है। तो कोई आदर्श नहीं है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी विलयन में विलय का संगुणन या विघटन निश्चित रूप से होता है। कोई ऐसा विलयन नहीं है जिसमें विलय कण का संगुणन या विघटन न होता हो। अगर न होगा तब तो वास्तविक कैलकुलेशन हो जाएगा, वो आदर्श विलयन होगा। और आदर्श होता नहीं है, कोई भी चीज आदर्श नहीं होता तो विलयन कहां से होगा। इसलिए आपको यह समझना है कि किसी भी विलयन में विलय कण का संगुणन या विघटन अधिक हो जाता है। और यही कारण है कि विलयन से जब विलय का आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं किसी भी अनुसंख्यक गुण की सहायता से, तो हम लोग को विलय का जो आणविक द्रव्यमान है उसका वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता, वास्तविक से थोड़ा अलग होता है। उसी अलग मान को क्या कहते हैं? असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। चलिए इतना 3 पॉइंट लिखे है ना। 3 पॉइंट लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। लिखिए, परंतु सभी विलयन में विलय कणों का संगुणन या विघटन आवश्यक रूप से होता है। यही कारण है कि अनुसंख्यक गुणों की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण में विलय के आणविक द्रव्यमान का मान थोड़ा विलय के आणविक द्रव्यमान का मान वास्तविक से थोड़ा अलग आता है, कॉमा, जिसे असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जिसे असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। चलिए इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए। इसके बाद आपको हेडिंग देना है वॉन्ट ऑफ गुणांक। इसे संबंधी के टर्म है वॉन्ट ऑफ गुणांक। आपको हेडिंग देना है वॉन्ट ऑफ गुणांक। कोरोना धीरे धीरे गांव में भी प्रवेश करने लगा है। कल से मेरा गांव पूरी तरह से एकदम प्रतिबंध लगा दिया गया है। गांव में हर एक चीजों पर, हर एक एक्टिविटी पर एकदम जरूरी से जरूरी चीज, बहुत बड़े पैमाने पर 200-250 बीघा में यहाँ सब्जी का फसल लगा हुआ है। और समझिए कि इसका भी रोक लगा दिया गया है। तो आज अभी आए हैं तो लोग को लग रहा है कि ये अपना काम कर रहे हैं,
है ना, पूरी तरह से प्रतिबंध है। आप लोग भी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हर एक चीज पर केयर कीजिए, खाने पीने से लेकर के अपने परिवार के बीच भी रहिए, थोड़ा केयर के साथ रहिए, ये ध्यान दीजिए। गांव में रहिए, इधर उधर आना जाना कम हो, कम लोगों से मिलें, जो बहुत जरूरी हो तो मिलें, और थोड़ा डिस्टेंस बना करके ही रहें। हर एक चीज पर थोड़ा एक्टिविटी जरूरी है। चलिए, वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक लिखिए, डैश देके लिखिए, इसमें समझाते फिर आगे हम। वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने, डैश देके इसमें लिखना है, वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने असामान्य आणविक द्रव्यमान की व्याख्या के लिए एक गुणांक का प्रतिपादन किया, एक गुणांक का प्रतिपादन किया जिसे असामान्य जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं, जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं, जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं, इसलिए जिससे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं, लिख लिए ना। इसके बाद नीचे देखिए, आई बराबर है, आई वांट ऑफ गुणांक बराबर अनुसंख्य गुणों का प्रेक्षित मान बटा अनुसंख्य गुण का वास्तविक मान। प्रेक्षित मान मतलब कोई भी मान हो, मतलब बिलियन बनने के बाद क्या प्रतीत हो रहा है, कोई भी गुण जो है बिलियन बनने के बाद कितना हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रेक्षित मान। और रियल में था कितना उस शुरुआत में, उसको वास्तविक मान। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं संगुणन संयोजन के हिसाब से कि आई बराबर होगा प्रेक्षित अणुओं की संख्या। प्रेक्षित मतलब है कि बिलियन बनने के बाद अणुओं की संख्या। बिलियन बनने के बाद मान लीजिए 50 पाया गया और वास्तविक था 20, तो 20 से 50 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है 20 कम था और फिर 50 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है आपस में जुड़ा है कि टूटा है, टूटा है, विघटन हुआ है, तब ना 20 टूट करके 50 में परिवर्तित हो गया। तो वैसे समझना है आपको कि आई जो वांट ऑफ गुणांक उसका होता है प्रेक्षित अणुओं या कणों की संख्या बटा सैद्धांतिक या वास्तविक, मतलब शुरू में जितना था कणों या अणुओं की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। आप संगुणन मैंने आई के मान से भी स्पष्ट आपको पता चल सकता है। जैसे देखिए आई बराबर है 1, इसका मतलब ये है कि बिलियन में डायरेक्ट लिख रहे हैं, बिले का न तो संगुणन होगा, संगुणन होगा और न ही विघटन, और न ही विघटन। मतलब ये कि आई का मान जब 1 होगा, किसी भी बिलियन के लिए आई का मान 1 होगा, कब 1 होगा तो ऊपर नीचे मान बराबर होगा। तो 20 डाले थे, वास्तविक था 20, अब पाया गया भी 20, मैंने बिलियन बनने के बाद भी पाया गया कि 20 ही है, तो 20 का कितना आएगा 1 आएगा। तो जब आई का मान 1 आ जाएगा, वही आई का मान 1 कब आएगा जब दोनों मान ऊपर नीचे बराबर होगा। तो जब आई का मान 1 होगा इसका मतलब कि बिले का न तो संगुणन होगा और न ही विघटन होगा। इसी तरह से यदि आई का मान 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो क्या होगा बिले कण का, बिले कण का देखिए अपने समझना क्या होगा अच्छे तरीके से। आई का मान 1 से कम कब आएगा जब नीचे वाला मान अधिक और ऊपर वाला कम। मान लीजिए नीचे वाला वास्तविक मान है, तो मान लीजिए कि नीचे वाला मान 20 हम किए, मतलब 20 कण किसी बिले कण का 20 ठो कण हम डालें बिलियन बनाने के लिए, तो ये 1 से मान कम हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि नीचे वाला मान अधिक हो ऊपर वाला कम हो। तो 20 से कम कब होगा जब 20 आपस में जुड़ेगा तब, या बटेगा तब, जुड़ेगा तब ना, संयोजन होगा तब ना। तो जब ये आपस में जुड़ करके मान लीजिए 18 बना लेगा या 15 बना लेगा या 10 बना लेगा, तब ना इसका आई का मान 1 से कम होगा। समझ में ना आपको, आई का मान 1 से कम होने पर क्या होगा, तो आपको देखना है कि 1 से कम कब होगा, तो जब नीचे अधिक मान रहेगा। तो नीचे अधिक रहेगा मतलब वास्तविक कणों की संख्या अधिक हो, अब पाया जाए वो कम, तो ऐसा होगा कब जब आपस में संगुणन होगा। तो बिले कण का
संगुणन होगा। कब? संगुणन कब होगा ऐसा? जब i का मान 1 से कम होगा। क्लियर है इतना? और अब तो स्पष्ट है कि i का मान यदि अधिक हो, किससे? 1 से। i का मान 1 से अधिक हो तो विलेय कण का क्या होगा? विघटन होगा। विघटन होगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 से अधिक मान तब होगा जब ऊपर वाला मान अधिक हो, माने 20 अब इससे ज्यादा ऊपर रहे, 21, 22, 23। और ऐसा कब होगा? जब 20 आपस में टूटेगा तब ना, तो आपस में टूटेगा तो विघटन कहलाएगा। तो ये चलिए, इतना कंडीशन आपको समझ में आ गया टोटल। इतना लिखने बाद नीचे लिखना है डायरेक्ट, एक लाइन छोड़ करके लिखिए। बॉन्टॉफ ने संगुणन या विघटन के कारण विलेय के सही सही आणविक द्रव्यमान के निर्धारण के लिए विलेय के सही सही आणविक द्रव्यमान के निर्धारण के लिए सभी अनुसंख्यक गुणों को निम्न प्रकार से संशोधित किया। सभी अनुसंख्यक गुणों को निम्न प्रकार से संशोधित किया। मतलब ये कि बॉन्टॉफ नामक वैज्ञानिक ने ये बतलाया कि क्या उन्होंने बतलाया कि आपका वास्तविक से अलग मान क्यों आ रहा है। बीमारी पकड़ लिया। क्या बीमारी पकड़ा? तो ये बीमारी पकड़ा कि ऐसा इसलिए होता है कि विलेय कण का या तो विलयन में संगुणन हो जाता है या विघटन हो जाता है। फिर उन्होंने उसका इलाज भी बतलाया कि क्या इलाज है। इलाज देखिए क्या है। कहा कि आप जो निकालते हैं पाई बराबर CRT, ये फॉर्मूला के माध्यम से आप निकालते हैं m। आप ऐसे नहीं निकालिए, इसमें एक और चीज ऐड कीजिए। संशोधन किया अनुसंख्यक गुण में। क्या संशोधन किया? पहला कि पाई बराबर I इंटू CRT फॉर्मूला लिखिए। I को ऐड कीजिएगा तो फिर ये जब इस फॉर्मूला की सहायता से जब निकालिएगा तो MB का मान, मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान का मान, वो बिल्कुल सही आएगा। दूसरा संशोधन किया वाष्प दाब में अवनमन का, मतलब P0 A माइनस PS बटा P0 A, इसका जो मान है यह आया था ना XB, तो केवल XB नहीं I इंटू XB। क्या लिखना है? I इंटू XB। तीसरा क्या था अनुसंख्यक गुण? तीसरा अनुसंख्यक गुण था क्वथनांक उन्नयन। क्या फॉर्मूला आया था उसके संबंधित? डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। मूललता यहां भी I ऐड करने को कहा। और चौथा में भी कहा कि डेल्टा TF हिमांक में अवनमन जो है उसमें I आप इसको ऐड कीजिए। ऐसा अब इस फॉर्मूला की सहायता से जो हम लोग निकालेंगे, सबको ऐसे घेर लीजिए। ये संशोधन किया अनुसंख्यक गुण में और कहा कि अब इस फॉर्मूला से जब निकालेंगे तो I का मान बिल्कुल सही सही आएगा। लेकिन अब हम लोग का प्रश्न है कि I कैसे निकालेंगे विलियन में से? कोई विलियन है तो मान लीजिए कि जैसे इससे पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव करके कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसमें सारा डाटा दिया हुआ था। इसमें I का मान, बॉटम पूर्णांक जो है I, उसका मान कैसे निकालना है? क्या दिया रहेगा? तो दिया जनरली नहीं रहता है, उसका निकालने का तरीका है। उसके लिए थोड़ा और भी पढ़ना होगा, वियोजन की मात्रा, संयोजन की मात्रा, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए इतना आप लोग लिखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। हम I ये चर्चा करेंगे कि I का निर्धारण कैसे होता है। I संबंधित एक आपको हम फॉर्मूला बतलाएंगे। चलिए लिखिए इतना। चलिए आगे हेडिंग देना है आपको वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन। चलिए 10 देख पहले लिखिए इसको। देखिए जब किसी विलेय कण को विलयन में डाला जाता है तो वियोजन के कारण विलेय के कणों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। जिसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फा
इसे अल्फा, ऐसे अल्फा, अल्फा से सूचित करते हैं, इसे अल्फा से सूचित करते हैं। देख लिए, फॉर्मूला लिखना है आपको नीचे, अल्फा बराबर I-1 बटा M-1। ये अल्फा तो आपको पता है, ये वियोजन की मात्रा, आई बॉन्डक गुणांक है। एम क्या है? एम वियोजित कणों की संख्या, वियोजित कणों की संख्या। चलिए ये लिख लेना है आपको। इस एग्जांपल आप समझिए, वियोजित कणों की संख्या कैसे निकलेगा। आपको एक एक चीज जरूरी है। H2SO4 का मान निकालना है। H2SO4 के लिए एम का मान, एम बराबर क्या होगा, मैंने वियोजित कणों की संख्या कितनी होगी, तो आपको निकालना हो कैसे ही टूटेगा, आपको आयन के रूप में तोड़ना होगा मूलक के आधार पर। देखिए H2SO4 जो है ये ऐसे टूटेगा, 2H प्लस मैंने H प्लस, देखिए पहले नाम समझिएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन में H प्लस और सल्फेट SO4 2 माइनस, जब संतुलित करेंगे तो ये यहाँ 2 आएगा। बोलिए कितना आएगा संतुलन का, यहाँ होगा ना, संतुलित करेंगे तो टोटल कण कितना होगा, H प्लस का 2 कण है, SO4 का 1 ठो, तो कितना हो गया, 3 न हो गया, तो इसीलिए एम का मान 3 हुआ। समझ में आया आपको, मतलब आपको तोड़ करके देख लेना है, उसको आयन के रूप में आप घटित करके देख लेना है कितना होगा। चलिए फिर से बार बोलते हैं, वियोजन की मात्रा का अर्थ यह है कि किसी, जब विलयन में विलेय कण रहेगा तो उसका विघटन यदि होगा तो कण की संख्या में वृद्धि होगा, तो कणों की संख्या में वृद्धि होना वियोजन होना, वियोजन की मात्रा कहलाता है, कितना संख्या में वो वियोजित होगा मात्रा के हिसाब से। और उसको अल्फा से सूचित करेंगे, निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला ये होगा I-1 बटा M-1, ये है। एम क्या है यहाँ, आई और अल्फा तो पहले ही हम लोग समझ गए, अल्फा वियोजन की मात्रा है, आई है वो क्या है, बॉन्डक गुणांक है, और एम जो है वियोजित कणों की संख्या है, और उसको ऐसे आए आपको समझ लेना होगा, निकालने की जरूरत होगा तो ठीक है। आगे देखिए, अब आगे आपको हेडिंग देना है संगुणन की मात्रा। क्या हेडिंग देना है, संगुणन, संगुणन की मात्रा हेडिंग दीजिए, संगुणन की मात्रा। चलिए लिखिए, डैश देके लिखिए, जब किसी विलेय कण को, जब किसी विलेय कण को विलयन में डालने पर संगुणन होता है, तो विलेय के कणों की संख्या में कमी होती है, विलेय के कणों की संख्या में कमी होती है, जिसे संगुणन की मात्रा कहते हैं, जिसे संगुणन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फा, इसे भी अल्फा से सूचित करते हैं, लिखिएगा, इसे अल्फा से सूचित करते हैं। फॉर्मूला में देखिए क्या अंतर हुआ है, वहां M-1 था, यहाँ 1/M-1 है, यही अंतर है केवल। ये जो M है यहाँ संगुणित कणों की संख्या है, संगुणित कणों की संख्या है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे H2 प्लस N2 है, नहीं H2 प्लस N2, NH3 बनाया, तो संतुलित कर लेंगे पहले इसको, 2 नहीं 3 और यहाँ 2। समझिए टोटल कितना शुरुआत में कण था, 3 हाइड्रोजन का लिए, 1 किसका, नाइट्रोजन का, टोटल हम लोग 4 कण लिए, और जब कण बना NH3 बना प्रोडक्ट के रूप में, तो NH3 का कितना कण हम लोग को मिला, 2 कण, 2 गुना के 2 ही कण मिला,
मतलब फाइनली कणों का क्या हुआ है, फाइनली कणों का संयोजन हुआ है, संगुणन हुआ है, ये आपको समझना है। चलिए, संगुणन वियोजन की मात्रा हम लोग सीख लिए, आई से रिलेटेड था। कैसे ये न्यूमेरिकल में आता है, बोर्ड में भी पूछता है, उसको आप एक न्यूमेरिकल से कराते हैं। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए तो 1.06 ग्राम पर ml, 1.06 ग्राम पर ml घनत्व वाले एसिटिक अम्ल के 0.6 ml मात्रा को 0.6 ml मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया, जिसके हिमांक में अवनमन जिसका हिमांक में अवनमन 0.205 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो विलेय कण का वियोजन की मात्रा एवं वॉटऑफ गुणांक ज्ञात करें। वियोजन की मात्रा एवं वॉटऑफ गुणांक मतलब अल्फा और आई ज्ञात करें। चलिए, एक बात और आपको समझना है हमेशा न्यूमेरिकल के लिए, यदि विलयन में केबी नहीं दिया हुआ है, हमेशा याद रखना है, जलीय विलयन कहा जा रहा है, अगर नहीं कहा जा रहा है तो मानना भी जलीय विलयन है। मैंने विलायक कौन है, जल है। सामान्य रूप से आप ऐसे समझ लीजिए कि हमेशा विलायक जल होता है, तो केबी का मान जो है वो आपको 0.512 लेना होता है, 0.512 लेना होता है। और केएफ का मान यदि जल रहेगा तो 1.86 लेना होता है। ये भी एक मानक रूप है। देखिए, कई बार आपको न्यूमेरिकल के दौरान हम बतलाए हैं कि जल जो है एक स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि सॉल्वेंट होता है, एक मानक विलायक है, इसीलिए उसका आपको बहुत सारा डाटा याद करना होता है। जल का क्वथनांक, हिमांक, घनत्व, ये सब केबी, केफ, जितना भी टर्म आता है विलायक संबंधित, वो सब आपको याद करने की जरूरत होती है। तो जब केबी नहीं दिया रहे तो इतना लेना होगा, केफ नहीं दिया रहे तो 1.86 लेना होगा कहीं पर भी। चलिए, ये न्यूमेरिकल हो गया। ये न्यूमेरिकल आपको घर से बनाने के लिए छोड़ दे रहे हैं, अगले क्लास में इसका हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज आप समझिए कि सॉल्यूशन समाप्त हो गया, एक केवल ये न्यूमेरिकल आपको हम कराएंगे। आपको प्रयास करते हैं हम, क्योंकि गांव पर है, असाइनमेंट तो घर पे ले गए थे हम, यदि संभव होगा तो हम निकलवा करके वहां से डेरा में से, और फिर हम उसको व्हाट्सएप करवाएंगे असाइनमेंट का। तो ले गए थे थोड़ा संशोधित करने के लिए, पुराना असाइनमेंट था, हालांकि संशोधित तो हुआ था, वो अभी उसमें ऐड भी नहीं हो पाया है। लेकिन प्रयास करते हैं जितना उतना ही उसको व्हाट्सएप करा दें, ताकि आप ट्यूशन का प्रैक्टिस करते रहें, प्रयास करते हैं। और फिर जब क्लास ओपन होगा तो आप कराइएगा। हालांकि उसमें हमको लॉस है, जैसे बिकता 20-30 रुपये, खैर कोई बात नहीं, आप उसको ऐड करके दे दीजिएगा, बाद में भी 20 की जगह 10 लग जाएगा रेट, व्हाट्सएप पर जाएगा तो, लेकिन देना तो पड़ेगा ही, नहीं तो एक ही बार मिलेगा, लास्ट हो जाएगा असाइनमेंट। चलिए, तो आपको पूरा चैप्टर ये समाप्त हो गया सॉल्यूशन। देखिए, फिजिकल में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मतलब इम्पोर्टेंट में 2 चैप्टर है जहां से क्वेश्चन मेजर पार्ट से आता है, एक सॉल्यूशन और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स आता है, जिसको हम लोग का अब पढ़ने का बारी है। लेकिन चूंकि ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन ही होता है, सामने से कुछ और बात होती है, तो हम निर्णय लिए हैं कि जो केमिकल काइनेटिक्स है उसको अब नहीं पढ़ाएं। जब क्लास ओपन हो जाएगा, हम लोग फेस टू फेस पढ़ेंगे क्लासरूम में, तब फिर वो पढ़ाया जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। अब इसके बाद जो है हम इनऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर धातु का निष्कर्षण, जैसा 10th क्लास आप थोड़ा बहुत पढ़े थे उसी टाइप का होता है पूरा, वो और भी थोड़ा अलग होगा वहां से, लेकिन शुरुआत का दिन जो चीज है वो ऐसे ही रहता है, तो आपको वो पढ़ना है। धातु का निष्कर्षण,
क्यों समझ में आ गया ना? क्योंकि इसके बाद जो है अब सॉल्यूशन भी हम रुकना चाह रहे थे कि सॉल्यूशन जो है वो नहीं वीडियो से पढ़ाएं, लेकिन चूंकि आधा चला गया था इसलिए पढ़ाना पड़ा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुसंख्यक गुण से 5 नंबर का प्रश्न फिक्स होता है। बोले क्वथनांक उन्नयन क्या है, व्याख्या करें, वो पूरा आपको लिखना होता है, फॉर्मूला डिराइव तक 5 नंबर मिलता है। या उसके जब आपको न्यूमेरिकल दे देगा एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड अनुसंख्यक गुण के आधार पर, तो 5 नंबर का होता है। और इसके बाद जो मेजर पोर्शन है वो केमिकल काइनेटिक्स का है। अच्छा संख्या में कभी 8 कभी 10 ऐसे पूछता है प्रश्न, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स को मजा नहीं आएगा यहाँ वीडियो से पढ़ाने में, इसीलिए इनऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप इनऑर्गेनिक का कॉपी अलग से भी बना सकते हैं, लगातार भी लिखेगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग बनेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर का आपको हेडिंग देना है। नया चैप्टर शुरुआत कर रहा था इसीलिए नए लुक में आया है, समझे? नया चैप्टर था, पहले ही कल ही आपको बताया था कि नया चैप्टर का शुरुआत होने वाला है। चलिए देखिए, पहला चैप्टर आपको है धातु के निष्कर्षण सिद्धांत। धातु के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रोसेस, प्रक्रिया, ये आपको हेडिंग देना है। धातु के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये आपको हेडिंग देना है। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है ये। चलिए समझिएगा, देखिए पिछले हम लोग 10th क्लास में धातु का निष्कर्षण धातु अधातु में आया था। चैप्टर जब इन हो रहा था तो बहुत शॉर्ट करके हम लोग पढ़े थे, उसी का विस्तृत रूप है यहाँ। ठीक है, उसी का विस्तृत रूप है। धातु के जो निष्कर्षण सिद्धांत है, अनुसंख्यक सॉरी जो धातु का निष्कर्षण सिद्धांत है उसमें क्या होता है समझिएगा। देखिए, जैसे धातु का निष्कर्षण चैप्टर आया है, आपको थोड़ा बहुत मतलब समझना कि धातु कहीं से निकालने का कुछ थ्योरी, सिद्धांत, नियम और प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो प्रश्न ये कि धातु का निकालने के बारे में केवल सिर्फ क्यों पढ़ा जा रहा है, ये एक प्रश्न है। तो आपको समझना है कि जो धातु है जिस रूप में हमको उपलब्ध होता है, सोना चांदी हो या और भी चीजें हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, ये सब जो धातु हम लोग को उपलब्ध होता है किसी भी सामग्री के रूप में, वो उस रूप में नहीं रहता है। ऐसा नहीं है खादान है कि लोहा खादान है, निकाले पंखा बना के टांग दिए, निकाले ऐसे गड्ढे सब बनाया बर्तन बना के हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो धातु है वो इस रूप में नहीं पाया जाता है जिस रूप में हम लोग को उपलब्ध होता है। धातु जो है इस रूप में लाने के लिए कई प्रक्रिया की जाती है और इसी प्रक्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। कोई एक दो प्रक्रिया नहीं होता, बहुत सारा प्रक्रिया है। मतलब ऐसे आपको समझना है कि शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए शुरुआत से लेकर के, क्योंकि ये सब अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, ये तो धरातल के अंदर अर्थ क्रस्ट से प्राप्त किए जाते हैं खदान से, तो वहां से लेकर के और शुद्ध धातु तक प्राप्त करने में जितना भी नियम प्रक्रिया का पालन होता है उस सामूहिक रूप से उसको धातु का निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम कहते हैं। समझिएगा सिंपल बात से, आपको ऐसा समझना है कि जैसे आपको अर्थ क्रस्ट से आयरन का कोई निकला, FeCO3 है, CD इसको बोलते हैं, फेरस कार्बोनेट है, तो इस रूप में ये नहीं रहता है। पहले तो आप ये समझिए कि आयरन का ही है, लेकिन अकेले आयरन नहीं है, आयरन के साथ साथ और भी तत्व हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऐसे करके और भी तत्व हैं। और सिर्फ तत्व ही नहीं रहते हैं, इसके साथ और बहुत सारे अशुद्धि भी रहते हैं इस रूप में, ऐसे इस रूप में से अशुद्धि रहता है। अब इसमें से आपको शुद्ध आयरन निकालना है तो कितना प्रक्रिया करना है, सिंपल बात समझ में आ रहा होगा आपको कि पहले तो यह अशुद्धि हटाना होगा, इस अशुद्धि को हटाए पहला, दूसरा ये कि बाकी तत्व को हटाए, तो एक तत्व को इसको हटाए, फिर दूसरा तत्व इसको हटाए, तब जाकर के आयरन हुआ। फिर अकेले आयरन में भी थोड़ा बहुत कुछ अंदर में अशुद्धि रहता है, फिर उसको भी निकालना होता है। टोटल 4 प्रक्रिया हो गया, समझिएगा। एक तो कि ये अशुद्धि था, इसको हटाए, फिर 2 तत्व को हटाए, मैंने एक तत्व का, फिर दूसरा तत्व का प्रक्रिया, फिर इसके बाद ये जो बच गया इसको भी शुद्ध करना होता है। 4 स्टेप में टोटल प्रक्रियाएं होती है। आप 10th क्लास के
थोड़ा बहुत कॉपी पढ़ लीजिएगा, तो जाकर के हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। और भी बात है कि कौन कौन किसको किसको ऐसा करने के लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ता है, मतलब ये कि कौन कौन से ऐसे धातु हैं जिनके लिए ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, सबके लिए नहीं अपनाई जाती हैं। तो क्या कंडीशन है, किसके लिए अपनाई जाती है, किसके लिए नहीं अपनाई जाती है, मतलब कौन बिना मेहनत के प्राप्त हो जाता है हम लोग शुद्ध धातु के रूप में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, शुरुआत से लेकर के अब तक रिवीजन कीजिए, न्यूमेरिकल्स बनाइए, जितना ज्यादा हो सकेगा हम प्रयास करते हैं कि न्यूमेरिकल जो असाइनमेंट है उसको भेजें, और फिर आप इनऑर्गेनिक का तैयारी कीजिए। पहले आपको बेसिक हम आपको बतला देते हैं तैयारी करने के लिए इस चैप्टर का, कि आपको 10th क्लास का यदि बुक कॉपी उपलब्ध हो तो उसको एक बार देखिए, पढ़िए, तो फिर इसको पढ़ने में थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, धन्यवाद।